हमारे दर्शकों की एंगेजमेंट ने शब्दांजलि प्रोग्राम के कंटेंट का दायरा काफी बढ़ाया है। ये सच है कि समय अभाव के चलते सारे शब्द एक दिन में कवर नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो शब्द छूट रहे हैं हम उन्हें अपने प्रोग्राम में आगे जरूर शामिल करें। आप अपनी जिज्ञासा को बिना रोके हुए कमेंट बॉक्स में अपने विषय बताते रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और लेते हैं आज का पहला शब्द। आज का पहला शब्द हुकअप कल्चर, जो दर्शक विवेक तिवारी जी द्वारा पूछा गया है। हुकअप कल्चर दरअसल सेक्स लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, जिसके मुताबिक किसी भी वयस्क को शारीरिक संबंध बनाने के लिए भावनात्मक संबंध बनाना, किसी रिश्ते के बंधन में बंधना या रिश्ते के जरिए प्रतिबद्धता जाहिर करना जरूरी नहीं है। इसे फॉलो करने वाले लोगों का मानना है कि इसके जरिए उन्हें जीवन भर या लंबे समय तक चलने वाली किसी जिम्मेदारी में नहीं बंधना पड़ता है। अक्सर इसके लिए कैजुअल सेक्स और वन नाइट स्टैंड जैसे शब्दों का भी यूज किया जाता है। ऐसे लोगों को उनका पार्टनर ज्यादातर पार्टियों में, पबों में और बारों में मिल जाते हैं। खैर, बीते कुछ समय से इसको लेकर न केवल सांस्कृतिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बेसिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज का दूसरा शब्द कृष्णा कुमारी जी द्वारा पूछा गया है, ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी। दरअसल नीली और हरित अर्थव्यवस्था दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया में रह रहे प्राणियों और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करती हैं। जहां नीली अर्थव्यवस्था समुद्र और उससे जुड़े प्राणियों की देखभाल और इनसे आने वाली आय पर फोकस होती है, वहीं हरित अर्थव्यवस्था भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित होती है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। किसी भी देश की भलाई के लिए ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य रोजगार और आर्थिक विकास पैदा करते हुए पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करना है। हमारा तीसरा शब्द मोनिका रघुवंशी जी द्वारा पूछा गया, लोरेंज वक्र क्या है? लोरेंज वक्र इस तरह का एक ग्राफ होता है जो किसी देश या क्षेत्र में आय या धन के वितरण को दर्शाता है। इसे 1905 में मैक्स और लोरेंज ने विकसित किया था। ये वक्र एक सीधी रेखा होती है जो एक निश्चित सीमा से नीचे के लोगों की आय या धन का प्रतिशत दर्शाती है। सीधी रेखा आय या धन के समान वितरण को दर्शाती है, जबकि वक्र असमान वितरण को दर्शाता है। ये सरकारों और अन्य संगठनों को ये समझने में मदद करता है कि आय या धन का वितरण कैसे है और कौन से नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं जो वितरण को आर्थिक समान बनाने में मदद कर सकते हैं। चौथा शब्द साम्यवाद और समाजवाद, महेश दयाल जी द्वारा पूछा गया है। साम्यवाद और समाजवाद राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम से जुड़ी विचारधारा है। ये दोनों अधिक समानता और श्रमिक वर्ग को आर्थिक शक्ति प्रदान करने के पक्ष में हैं, जबकि पूंजीवादी को ये दोनों अस्वीकार करते हैं। साम्यवाद में सैद्धांतिक तौर पर सभी वस्तुओं का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है और आय को जरूरत के मुताबिक वितरित किया जाता है। इसमें एक मजबूत केंद्र सरकार राज्य आर्थिक उत्पादन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है और नागरिकों को भोजन, आवास, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा सहित उनकी बुनियादी जरूरतें प्रदान करती है। जबकि इसके विपरीत समाजवाद के तहत व्यक्ति अभी भी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादन या धन पैदा करने का मुख्य साधन सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व और प्रबंधित एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग आज का पांचवा शब्द जया सोनी जी द्वारा पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी बनाने और इसे अवैध रूप से अर्जित करके वैध दिखाने की अवैध प्रक्रिया है। इसे आसान भाषा में आप धुलाई की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आपराधिक गतिविधि से बनाए गए बड़ी मात्रा वाले धन को लॉन्ड्रिंग करके साफ दिखाने की कोशिश की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर वित्तीय अपराध है जिसे सामान्य रूप से सफेदपोश और दूसरे स्तर के अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जाता है। अधिकांश वित्तीय कंपनियों के पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नीतियां होती हैं ताकि इस प्रकार की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उसकी रोकथाम की जा सके। आज का छठा शब्द गिफ्ट टैक्स, शिवानी कुमारी जी द्वारा पूछा गया है। गिफ्ट अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा का दिया जाए या लिया जाए तो वो टैक्सेबल इनकम में आता है। इस तरह से 50,000 से मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा की मॉनेटरी या असेट ट्रांसफर और टैक्सेबल इनकम में माना जाता है। यहाँ आपको एक बात याद रखना जरूरी है कि अगर आपको आपके सगे संबंधी या करीबी रिश्तेदार गिफ्ट देते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको गिफ्ट देता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है। इस तरह से अगर आपके मित्र या परिचित आपको गिफ्ट के तौर पर 50,000 से ज्यादा का कैश, जमीन या मकान, शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग, मूर्ति जैसा गिफ्ट करे तो इसे टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा और इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना जरूरी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए धेर टीवी।